अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट 4 लेकर आया हूं। तो इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज के 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जहां पे मैंने आपको साइंस में केमिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज ये आपके इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट 4 है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। तो यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में ही यहां पे लोहे का परमाणु क्रमांक पहले से ही दिया गया है, कितना होता है, 26 होता है। ध्यान रखिएगा लोहे का परमाणु क्रमांक 26 होता है। लोहे को हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु क्रमांक इसका क्या होता है, 26 होता है। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमें यहां पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर इसके बाद यहां पे क्या आएगा 4s2, फिर लास्ट में यहां पे क्या आ जाएगा 3d6 आ जाएगा। क्या आएगा 3d6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको हम क्रम से लिख लेंगे। जब क्रम से लिखेंगे तो देखिए 3d6 पहले आ जाएगा, 4s2 बाद में चला जाएगा। तो यहां पे 3d6 मैं पहले लिख देता हूं, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपका यहां पे 4s2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 4s2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जर्नल फॉर्म में लिख लेते हैं, नंबर्स के टर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि जो आपके ऑप्शंस यहां पे दिए गए हैं ये नंबर्स के टर्म में दिए गए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहां पे देखिए सबसे पहले वाले में देखिए, फर्स्ट वाले में क्या दिया है, 1s2 दिया है। पहले में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 2 है ना, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे 2, ये लिख दिया। अब दूसरे में देखिए 2s2 और 2p6, दूसरे में देखना है हमें यहां पे। तो देखिए 2s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन और फिर 2p6 यानी 6, 2 और 6 ऐड करेंगे 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 8। अब इसके बाद तीसरे में देखेंगे 3s2 3p6 और 3d6। अब यहां पे देखिए 3s2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 3p6 में 6 और 3d6 में भी यहां पे 6। तो ऐड करेंगे 2 और 6 8, और 8 और 6 यहां पे ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहां पे मिलेगा 14। ठीक है, ये हमारा हो गया 2 8 14। अब लास्ट में देखिए चौथे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4s2 यानी 2 है ना, तो क्या होगा 2 हो जाएगा, यानी 2 8 14 2। तो ये आपका कहां पे दिया गया है, ये आपका दिया गया है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 8 14 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहां पे बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आता है तो इस टॉपिक पर वीडियो मैंने पहले ही बना दी है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले वीडियो की लिंक दे दी है, आप वहां से भी जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 8 14 2, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि किस समस्थानिक का उपयोग पुरानी वस्तुओं के निर्धारण में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा
कार्बन 14, ठीक है, C14 यानी कार्बन 14, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी किस समस्थानिक का उपयोग पुरानी वस्तुओं के निर्धारण में किया जाता है, तो ऑप्शन सी यानी कार्बन 14 यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि बॉक्साइट अयस्क सांद्र NaOH विलयन से क्रिया करके बनाता है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन यहां पे है कि बॉक्साइट अयस्क सांद्र NaOH विलयन से क्रिया करके बनाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहां पे रिएक्शन करके समझा देता हूं, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताता हूं। ठीक है, तो बॉक्साइट अयस्क की बात हो रही है, तो सबसे पहले बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो देखिए यहां पे रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, क्या कह रहा है कि बॉक्साइट अयस्क सांद्र NaOH से हमारा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से है, ध्यान रखिएगा, सांद्र NaOH विलयन से क्रिया करके बनाता है। तो देखिए यहां पर रिएक्शन होगी तो क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2NaOH। ठीक है, 2NaOH गेप्स, ठीक है, यानी Al2O3 प्लस 2H2O प्लस 2NaOH गेप्स। तो रिएक्शन होगी तो हमें यहां पे मिलेगा 2Na AlO2। ठीक है, क्या मिला, 2Na AlO2 प्लस 3H2O, ये हमें यहां पे मिला हुआ है। तो देखिए हमें यहां पे क्या मिला, रिएक्शन करने के बाद यहां पे हमें मिला 2Na Al2, ठीक है, Al2 प्लस 3H2O। ठीक है, ये हमें यहां पे मिला हुआ जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए ऑप्शन में आपका ये कहीं दिया हुआ है NaAlO2, तो देखिए ये यहां पे दिया हुआ है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे NaAlO2, यही हमें यहां पे मिलेगा। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के नाम से। लिख लीजिएगा, NaAlO2 को हम किस नाम से जानते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन करने पे हमें क्या मिला, Al2O3 प्लस 2H2O प्लस 2NaOH गेप्स, हमें यहां पे मिला 2NaAlO2 प्लस 3H2O। तो ऑप्शन में आपका ये दिया हुआ है NaAlO2, तो देखिए NaAlO2 यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और ये भी पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि थ्योरी पार्ट के बीच में से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा और दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किया जाता है। मैं आपको बता दूं यह भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बिना बुझा चूना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसका होता है CaO। और अगर आपसे पूछा जाए कि बिना बुझा चूना इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। यह भी ध्यान रखिएगा, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बिना बुझा चूना, जिसका फॉर्मूला होता है CaO और रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे जो कि एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और यह भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन यहां पे है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्वों को आवर्त सारणी के
किस आवर्त में रखा जाएगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये क्वेश्चन आपका किस चैप्टर से आया हुआ है। तो आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण, उसी चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये चैप्टर मैंने आप लोगों को 2020 में पहले ही पढ़ा दिया है। आप 2020 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। और इस टाइप के मैंने आपको 5 से 6 क्वेश्चंस पहले ही करवाए हुए हैं। 2020 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आप इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए परमाणु क्रमांक हमें कितना दिया गया है, परमाणु क्रमांक हमें यहां पे दिया गया है 20, ठीक है। ये किसका होता है 20, ये होता है कैल्शियम का, ठीक है। किसका होता है, कैल्शियम का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आता है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहां पे कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए 1s2 2s2 2p6, फिर इसके बाद हमें यहां पे क्या मिलेगा 3s2 3p6, फिर इसके बाद यहां पे लास्ट में आएगा 4s2। तो हमने यहां पे कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, 1s2 है ना, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। अब दूसरे में देखिए 2s2 और 2p6, तो देखिए ये 2 और 6 8 ऐड कर लेंगे तो यहां पे 8 हो जाएगा। अब तीसरे में देखिए 3s2 और 3p6, यानी 2 और ये 6 8। और फिर लास्ट में देखिए चौथे वाले में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4s2 यानी 2। देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, नंबर्स के फॉर्म में लिखा 2882, ये हमें यहां पे मिला है। अब देखिए यहां पे कोषों की संख्या कितनी है, कितने कोष यहां पे हैं, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। कोषों की संख्या कितनी है, 4 है। यानी परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्वों को आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा जाएगा, तो यह रखा जाएगा चौथे आवर्त में। किस आवर्त में, चौथे आवर्त में इसको रखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में कहां दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन में आपका शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है चतुर्थ। चतुर्थ का मतलब होता है 4, तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस आवर्त में रखा जाएगा, चतुर्थ में रखा जाएगा। यहां पे आवर्त की बात मैंने आपको समझा दी। अगर आपसे यहां पे आवर्त की जगह क्या पूछ लिया जाए, आवर्त की जगह आपसे अगर पूछ लिया जाए वर्ग, या जिसे आप समूह भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं। आवर्त तो पूछा ही गया, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्वों को आवर्त सारणी के किस वर्ग या समूह में रखा जाएगा, देखिए चाहे वर्ग बोलिए चाहे समूह बोलिए, बात एक ही होती है, ठीक है। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहां पे किया है 2882 आया है। आप चेक करेंगे कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो देखिए बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। 2 है ना, तो वर्ग क्या हो जाएगा, वर्ग भी हो जाएगा सेकंड, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेकंड, और ए लिखा जाएगा, यानी सेकंड ए हो जाएगा। देखिए ये रोमन में मैंने यहां पे लिखा हुआ है सेकंड, तो सेकंड ए हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, पेरियोडिक टेबल उठा के चेक कर लीजिएगा, कैल्शियम आपको सेकंड ए वर्ग या समूह में ही मिलेगा। तो अगर आपसे वर्ग पूछा जाएगा तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख लीजिएगा, वही वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ए ये वर्ग या समूह हो जाएगा। लेकिन वर्ग या समूह ये तो हमसे यहां पे पूछा नहीं गया था, हमसे यहां पे पूछा गया था कि किस आवर्त में रखा जाएगा। तो आवर्त यहां पे क्या आ जाएगा, आवर्त आपका आ जाएगा, देखिए कोशों की संख्या कितनी, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, चतुर्थ आवर्त। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आएगा तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि Na2S4O6 में S की यानी सल्फर की
ऑक्सीकरण संख्या है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। देखिए ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है, और मैंने आपको कई क्वेश्चंस पहले ही करवा दिए हैं ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते। क्या दिया है हमें दिया हुआ है Na2S4O6, ये हमें यहां पे दिया हुआ है। हमें यहां पे सल्फर की निकालनी है, यानी S की निकालनी है। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी होती है उसको हम क्या करते हैं, X मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे Na दिया है, यानी सोडियम। तो मैं आपको बता दूं जो सोडियम होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका +1 होता है, ठीक है। और कितने सोडियम यहाँ पे दिए गए, 2 सोडियम है, यानी मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 2 × 1 यानी 2 आ जाएगा। यानी Na2 की जगह मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं यहां पे लिख सकता हूं 2। तो ये 2 लिख दिया ना, मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, 2 लिख सकता हूं, लिख दिया, फिर इसके बाद प्लस का साइन लगाया। अब देखिए S4, तो देखिए S यानी सल्फर, इसी का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है, तो इसको हम X मान लेंगे। कितने सल्फर, 4 हैं, तो 4 × X यानी क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे 4x मिल जाएगा ना, यही तो मिलेगा। तो S4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं 4x, ये लिख दिया, फिर इसके बाद प्लस का साइन लगाऊंगा। O6, O से मतलब ऑक्सीजन, और कितने हैं, 6 हैं। तो देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, ठीक है, -2 होता है। और कितने ऑक्सीजन है, 6 हैं, तो 6 की मल्टीप्लाई हम किस में करवाएंगे, -2 में करवाएंगे, तो हमें -12 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस लगाया है और -12 मिला है, तो माइनस प्लस मिलके ऊपर आपका यहाँ पे पहले माइनस हो जाएगा और -12 यहाँ पे आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे -12 लिख देता हूं O6 की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -12 और इज इक्वल टू यहां पे 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि Na2S4O6 के ऊपर यहां पे कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये -12 है और ये +2 है, ठीक है। तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा और लेस करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए 4x तो रहेगा ही और यहां पे माइनस आपका 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 आ जाएगा, क्योंकि देखिए -12 और +2, माइनस प्लस मिलके माइनस तो यहां पे हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेकिन जब घटाने पर हमें क्या मिलेगा, यहां पे -10 मिलेगा, क्योंकि माइनस का साइन यहां पे बड़ा है, प्लस का छोटा है, तो -10 और इज इक्वल टू यहां पे 0 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 4x इज इक्वल टू, तो देखिए ये -10 है, जब इसको बराबर के इधर भेजेंगे 0 के पास तो यहां पे आके +10 हो जाएगा, यानी 4x इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए यहां पे 0 + 10 10 ही मिलेगा, यानी 4x इज इक्वल टू 10 मिल गया हमें। क्या मिल गया, 4x इज इक्वल टू, अब हमें यहां पे 10 मिल चुका है। या फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 10 और अपॉन में आपको क्या मिल जाएगा 4, तो 10/4 जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 2.5। ये किसकी वैल्यू निकली, x की वैल्यू निकली। तो देखिए s को हमने क्या माना हुआ था, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या को x माना हुआ था, क्या मिला x की वैल्यू 2.5। तो देखिए यहां पे Na2S4O6 में s की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी 2.5। तो 2.5 क्या ये आपका ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया गया, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए सॉल्व करने पर हमें 2.5 मिला हुआ है, तो 2.5 आपका ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं हुआ था, तो ऑप्शन डी ही तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा Na2S4O6 में x की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 2.5 होती है। मैंने आपको काफी डिटेल में सॉल्व करके बता दिया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन यहां पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक सक्रिय वायु प्रदूषक है। 4 ऑप्शंस आपको यहां पे दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला CO होता है, देखिए केमिकल फॉर्मूला ही यहां पे लिखा हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक सक्रिय वायु प्रदूषक है, तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे सबसे अधिक सक्रिय वायु प्रदूषक पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है बहुत पहले, तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है कि निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बहुत ही सोच समझ के इसका आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन यहां पे है कि निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा पारा, ठीक है, जिसको हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और इसको हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। पारा जिसको हम मरकरी के नाम से जानते हैं, Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन यहां पे था कि निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पारा यानी मरकरी, ठीक है। और अगर आपसे यहीं पे ये पूछ लिया जाए, धातु ना पूछ करके आपसे पूछ लिया जाए क्या, अधातु। अभी मैंने आपको एक दिन पहले ही ये क्वेश्चन कराया हुआ है, पार्ट 3 में मैंने आपको करवाया था, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा, यानी Br। इसको हम Br से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अधातु पूछा जाएगा तो ब्रोमीन होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपसे धातु पूछा जाएगा तो आपका आंसर पारा यानी मरकरी, जिसको हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका होगा। तो ये 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं जिसमें स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं और गलती कर देते हैं। इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन इतना डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपसे कोई गलती ना होने पाए। तो धातु पूछेगा पारा हो जाएगा, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है कि सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। क्या पूछा गया कि सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको यहां पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको यहां पे सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जब तक आपको सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा तब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है, देखिए सिलिकॉन को हम Si से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और एटॉमिक नंबर इसका होता है 14। क्या होता है? 14 होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 35 तक, यानी परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 35 तक के तत्वों के नाम, उनके परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए, आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, सिलिकॉन का पूछा गया, एटॉमिक नंबर 14 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर लास्ट में यहां पे आएगा 3p2। आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए, आपको 14 ही मिलेंगे। देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12, अब 12 2 कितना होगा? 14 ही तो मिलेगा यहाँ पे ना। 12 और 2 14 आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस टर्म में तो हमें ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, तो ये देखेंगे जो सिलिकॉन दिया है Si, इसके ठीक पहले कौन सी अक्रिय गैस आती है। मैं यहां पे अक्रिय गैस की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सी अक्रिय गैस सिलिकॉन के पहले आती है। यह मत कर दीजिएगा कि सिलिकॉन के पहले एल्यूमिनियम आता है, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो एल्यूमिनियम कोई अक्रिय गैस नहीं है, ध्यान रखिएगा, यह मेटल होता है। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, मैं यहां पे अक्रिय गैस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए सिलिकॉन के पहले कौन सी अक्रिय गैस आती है, तो सिलिकॉन के पहले जो आपकी अक्रिय गैस आती है वो होती है नियोन। क्या होती है? नियोन होती है, Ne से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है? 10 होता है। क्या होता है? 10 होता है। तो देखिए अगर आप जब नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1s2 2s2 और 2p6। इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए, 2 2 4 और 4 में 6 को ऐड करेंगे 10 मिलेगा, यानी यही नियोन ना। यानी नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये इतना लिखा हुआ है 1s2 2s2 2p6, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? Ne लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां पे? देखिए 1s2 से लेकर के 2p6, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? Ne को लिख सकते हैं। Ne लिख दिया। उसके बाद क्या है? 3s2 और
3p2। कहां दिया है ऑप्शन में आपका Ne3s2 और 3p2, ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड मैंने आपको कई क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, पार्ट 1 से लेकर आज तक। ये चौथा पार्ट हमारा चल रहा है इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज का, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दी है, आप वहां से जाकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आ जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा Ne3s2 3p2। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहां पे है NaKLiCsRb धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या सदैव होती है। तो देखिए Na से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, Na से मतलब हमारा हो जाएगा सोडियम, K से मतलब पोटेशियम, Li से मतलब लिथियम, Cs से मतलब सीजियम और Rb से मतलब रुबिडियम। ध्यान रखिएगा, यानी सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम और रुबिडियम धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या सदैव होती है। +4 होती है, +3 होती है, +1 होती है या +2 होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, +1 होती है। क्या होती है, +1 होती है। ये आपको सीधे सीधे याद कर लेना है, ध्यान रखिएगा। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम और रुबिडियम, इन धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या सदैव क्या होती है, +1 होती है। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, और मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। इस टाइप के मैंने आपको 2020 में 4 से 5 क्वेश्चन कराए थे, सभी कॉन्सेप्ट बताए हुए थे। कहा था कि 2020 में क्वेश्चन जरूर आएगा, और क्वेश्चन आपका आया हुआ था। आप लोग, ये क्वेश्चन आपका 2020 का है, जिन स्टूडेंट्स ने 2020 में एंट्रेंस एग्जाम दिया है उनको पता होगा। तो क्वेश्चन यहां पे है कि निम्न में से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है। इससे पहले भी मैंने आपको पार्ट 3 में एक क्वेश्चन ऐसे कराया हुआ है। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि निम्न में से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है, लेड, मैंगनीज, चांदी और टंगस्टन। तो मैं आपको सबसे पहले फिर से बता दूं संक्रमण धातु होती क्या है। देखिए मैंने आपको उसी दिन बताया था कि देखिए जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण धातु बोलते हैं। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम संक्रमण धातु कहते हैं। और मैंने आपको एटॉमिक नंबर भी बताए हुए थे। क्या बताया था, परमाणु क्रमांक 21 से 30। क्या बोला था, 21 से 30। ठीक है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 21 से 30, 39 से 48। ठीक है, 39 से 48, फिर उसके बाद 57 से 80। ठीक है, 57 से 80, फिर उसके बाद 89 यानी 89 से 89 से 112। ठीक है, आपको ध्यान रखना है परमाणु क्रमांक 21 से 30, 39 से 48, 57 से 80 तथा 89 से 112 तक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। मैंने आपको एटॉमिक नंबर फिर से आज यहां पे बता दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, लेड हो जाएगा। यह संक्रमण धातु नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए जो लेड है ना, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होता है। जो लेड है ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। किस ब्लॉक का,
पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। और मैं आपको बता दूं जो लेड होता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक इसका क्या होता है, लेड का परमाणु क्रमांक 82 होता है। तो देखिए एटॉमिक नंबर मैंने आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं 21 से 30 वाले होते हैं, 39 से 48 तक होते हैं, 57 से 80 तक होते हैं। तो देखिए जो लेड है इसका परमाणु क्रमांक 82 है, 82 है, यानी ये जो है ये संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि परमाणु क्रमांक 57 से 80 तक के तत्व ही संक्रमण तत्व होते हैं। फिर इसके बाद 89 से 112 होते हैं, 82 तो होता नहीं है। तो 82 ये लेड का परमाणु क्रमांक होता है। और सबसे पहली बात जो लेड है ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, तो ये ऐसे ही संक्रमण तत्व नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा लेड, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो आपका मैंगनीज दिया है, चांदी दिया है, टंगस्टन दिया है, ये तीनों डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। किस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। और मैं आपको इनका एटॉमिक नंबर भी बता देता हूं। तो सबसे पहले मैंगनीज दिया है, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 25 होता है। ठीक है, 25 होता है। तो देखिए 21 से 30 तक के जो परमाणु क्रमांक होते हैं जिन तत्वों के, वो संक्रमण तत्व होते हैं। तो 21 से 30 के बीच में ही तो 25 आपका आएगा मैंगनीज, तो ये हुआ ना संक्रमण तत्व। और पहली बात ये डी ब्लॉक का है, पहली बात तो होगा ही होगा। फिर इसके बाद चांदी आपका दिया गया है। ठीक है, क्या दिया है, चांदी दिया गया। चलिए अब मैं चांदी के बारे में आपको बता देता हूं, सिल्वर के बारे में। तो देखिए सबसे पहली बात सिल्वर, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 47 होता है। क्या होता है, 47 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सिल्वर जो है ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे परमाणु क्रमांक 39 से 48 तक के तत्व जो होते हैं संक्रमण तत्व होते हैं। तो देखिए 48 के पहले ही तो आपका ये जो सिल्वर है इसका एटॉमिक नंबर 43 होता है, आता है ना। तो क्या हुआ, ये भी तो संक्रमण तत्व हो गया, आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे यहां पे टंगस्टन की। ठीक है, टंगस्टन, टंगस्टन यहां पे आपका दिया गया, जैसा कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे। टंगस्टन इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 74 होता है। और टंगस्टन भी डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। अब देखिए यहां पे क्या दिया दे, टंगस्टन आपका 74 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो देखिए यहां पे 57 से 80 तक के तत्व संक्रमण तत्व होते हैं, परमाणु क्रमांक 57 से 80 तक। तो टंगस्टन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 74 होता है। 57 से 80 के बीच में ही तो आपका 74 आएगा, यानी संक्रमण तत्व हुआ कि नहीं हुआ, ये भी आपका संक्रमण तत्व है। ठीक है, डी ब्लॉक का एलिमेंट तो है ही ये पहले से ही। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए ये आपके यहां पे दिए गए मैंगनीज, चांदी और टंगस्टन, ये तीनों जो आपके दिए गए हैं मैंगनीज, चांदी और टंगस्टन, ये तीनों डी ब्लॉक के हैं। लेकिन जो लेड है ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए इतने ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको ये सब क्वेश्चंस करवाता हूं। ये 2020 में मैंने आपको इस टाइप के 5 से 6 क्वेश्चन कराए थे और आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से पढ़ा रहा होगा वो तो बड़े आसानी से कर पाए होंगे इसका आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए लेड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये संक्रमण धातु नहीं है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि आंखों की दवाई के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि आंखों की दवाई के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे और ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे पोटाश एलम, जिसको हम फिटकरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फिटकरी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहली बात आपको मुझे यहाँ पे फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला बताना है कमेंट करके। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला जरूर बताइएगा। मैंने आपको फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला 5 से 6 बार बताया है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जरूर बताइएगा। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होइएगा, फिटकरी को ही हम पोटाश
एलम के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि रेड लेड का रासायनिक नाम है, आपको बताना है कि रेड लेड का रासायनिक नाम क्या है। 4 ऑप्शंस आपको यहां पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर इसे हम लेड टेट्रा ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रेड लेड को हम देखिए ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड या फिर लेड टेट्रा ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मूला इसका होता है Pb3O4, ये भी आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या होता है? Pb3O4 होता है। तो फॉर्मूले को भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। क्या पूछा गया? कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपको यहां पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताता हूं कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये होता है C6H12O6। कहां पे दिया गया? ये आपका दिया गया है ऑप्शन ए में। ये देखिए C6H12O6, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है कि आयतनों के संयोग का नियम किसने प्रतिपादित किया था? आयतनों के संयोग का नियम किसने प्रतिपादित किया था? 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहे होंगे। तो मैं आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर आयतनों के संयोग का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था गैलुसैक ने। किसने किया था? गैलुसैक ने किया था। तो गैलुसैक आपका ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है? कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है। डाल्टन दिया है, प्राउस्ट दिया, रिक्टर दिया, गैलुसैक कहीं दिया हुआ है? नहीं दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, आयतनों के संयोग का नियम किसने प्रतिपादित किया था? गैलुसैक ने किया था। इससे पहले भी मैंने आपको यह क्वेश्चन 3 से 4 बार कराया है, इसी बार करवाया हुआ है। तो यहां पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है कि सल्फा पायरिडिन औषधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन यहां पे है सल्फा पायरिडिन औषधि का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। यह भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं, मेडिसिन से रिलेटेड टॉपिक मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, डिटेल में जाके पढ़ लीजिएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी निमोनिया में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फा पायरिडिन औषधि का प्रयोग किया जाता है निमोनिया में, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है कि डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? ठीक है, क्वेश्चन यहां पे आया हुआ है कि डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। और यह भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया हुआ है, ठीक है, 2 से 3 बार करवाया। मैं आपको बता दूं, पूरा मैंने आपको अयस्क धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड पूरा टॉपिक पहले डिटेल में पढ़ाया हुआ है। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग सही ही करेंगे, जहां तक मुझे लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं कि इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहां पे ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर डोलोमाइट किस धातु का अयस्क होता है? तो यह होता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम को हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए डोलोमाइट जो होता है ये मैग्नीशियम का अयस्क होता है। तो क्या यहां पे मैग्नीशियम ऑप्शन में दिया है? नहीं दिया है। सोडियम दिया, पारा दिया, लोहा दिया, लेकिन मैग्नीशियम नहीं दिया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे पहली बार आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्वों की संज्ञा दी गई। क्वेश्चन क्या है कि किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्वों की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी दिया है ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो ये दी गई है हाइड्रोजन को, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे है कि मनुष्य को सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान हुआ था। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि मनुष्य को सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान हुआ था। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी सिल्वर और ऑप्शन डी तांबा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन यहां पे है कि ड्यूमा विधि प्रयोग की जाती है। देखिए ड्यूमा ये एक प्रोसेस होती है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि ड्यूमा विधि प्रयोग की जाती है। दो बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। 2 बार, तो तीसरी बार भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया है नाइट्रोजन की गुणता की पहचान के लिए, ऑप्शन बी दिया है नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान के लिए, ऑप्शन सी दिया है हैलोजन की पहचान के लिए और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान के लिए, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ड्यूमा विधि के द्वारा यानी ड्यूमा प्रोसेस के द्वारा नाइट्रोजन की प्रतिशतता की गणना की जाती है। अतः इस विधि के द्वारा नाइट्रोजन का मात्रात्मक आकलन किया जाता है, यानी नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान के लिए ड्यूमा विधि यानी ड्यूमा प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन करा दिए हैं और इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में टोटल मैंने आपको 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। 80 क्वेश्चंस अभी तक मैंने आपको करवा दिए, क्योंकि आज ये हमारा पार्ट 4 था। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराया, पार्ट 2 में 20, पार्ट 3 में 20 और आज यहाँ पे पार्ट 4 में 20, टोटल मिला के 80 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। ठीक है, और मैं बहुत ही जल्द फिजिक्स के लिए भी स्टार्ट कर दूंगा टॉप 20 क्वेश्चन आंसर की सीरीज। तो अगर आज की वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।